नमस्कार। उत्तराखंड एक्सप्रेस के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में मस्जिद के खिलाफ देवभूमि विचार मंच की ओर से महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में हिंदूवादी नेता पहुंचे। वहीं हैदराबाद के विधायक टी राजा भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि मैं उत्तरकाशी और उत्तराखंड के लोगों को जगाने आया हूं। टी राजा ने ओवैसी पर भी जुबानी हमला किया। वहीं सीएम धामी से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ बैठकर चर्चा करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि धामी जी को भी एक बुलडोजर खरीदना चाहिए। महापंचायत में गंगोत्री से बीजेपी विधायक सुरेश चौहान शामिल हुए। वहीं स्वामी दर्शन भारती भी मौजूद रहे। विधायक सुरेश चौहान ने कहा कि सरकार मस्जिद की जांच करा रही है, यदि अवैध हुई तो उसे तोड़ा जाएगा। विश्व हिंदू परिषद ने मस्जिद को अवैध बताते हुए पूरे राज्य में 15 दिन बाद फिर से प्रदर्शन की बात कही है। वहीं महापंचायत के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी रहे। तो हम धामी जी से निवेदन करते हैं कि एक बार चाय पे चर्चा योगी जी से कर लें। योगी जी किस प्रकार से अवैध मज़ारों को, अवैध जो लोग कब्जा करते हैं उनको किस भाषा में, किस स्टाइल में योगी जी उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, वो स्टाइल इम्प्लीमेंट उत्तराखंड में भी करने की आवश्यकता है। क्योंकि जो लोग बातों से नहीं मानते उनको समटाइम बुलडोजर से भी समझाना पड़ेगा। पूरे जो अवैध निर्माण की बात की गई उसमें पूरी जांच की बात की गई और ये अवैध होगा तो इसको तोड़वाया जाएगा, ये साफ स्पष्ट वाली बात है। और जो हमारे तमाम हिंदू संगठनों ने जो तय किया, पूरा जो है यहाँ पर जो है लव जिहाद की बात हो, लैंड जिहाद की बात हो, इसके विरोध में तमाम फेरी के बहाने, ठेली रेवड़ी के बहाने जो उनकी तादाद दिन पर दिन बढ़ रही है, जो तमाम रोहिंग्या जो मुसलमान जो यहाँ पर आ रहे हैं, उससे पूरा हिंदू वर्ग जो है, पहाड़ का शांत एरिया है, ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है, माँ गंगा की नगरी है। राजधानी देहरादून के बल्लूपुर क्षेत्र में मुस्लिम युवक द्वारा सामान खरीदने आई एक युवती के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। घटना गुरुवार रात की बताई जा रही है, जहां दुकान पर गई युवती के साथ दुकान पर काम करने वाले युवक ने अभद्रता की, जिस पर गुस्साई लोगों ने जमकर लगातार बवाल किया। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर सामने आया। वहीं युवती की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। एसएसपी देहरादून ने बताया कि दुकान पर जाने के बाद ऑर्डर करने पर सामान मांगने पर अश्लील शब्दों से युवक ने जवाब दिया, जिसको लेकर जांच की जा रही है। तो प्रकरण शिकायत आई थी कि जिसमें दुकान पर जाने के बाद कुछ ऑर्डर किया गया, कुछ सामान मांगा गया, उसमें उसको दूसरे शब्दों में, अश्लील शब्दों में उसका जवाब दिया गया। और चूंकि ये प्रकरण महिला संबंधी था, उसकी शिकायत पर तत्काल इसको मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 31 साल बाद गाजियाबाद लौटे राजू की कहानी में नया ट्विस्ट आ गया है और कनेक्शन देहरादून से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देहरादून के परिवार ने दावा किया है कि राजू ही उनका बेटा मोनू है। दरअसल देहरादून पुलिस ने 5 महीने पहले एक युवक जो बचपन में ही अपने परिवार से अलग हो गया था, उसको अपने परिवार से मिलाया, क्योंकि युवक ने खुद देहरादून एसएसपी ऑफिस पहुंचकर अपनी ऐसी अपहरण की कहानी सुनाई और परिवार को जानकारी दी। जो देहरादून के लोहिया नगर से गुमशुदा हुई 2008 में एक बच्चे से मिलती जुलती दिखाई दी। पुलिस ने परिवार की तलाश कर बेटे को 17 साल बाद मां से मिलवाया, लेकिन दावा किया जा रहा है कि 5 महीने बाद शातिर मोनू घर से दिल्ली नौकरी के नाम पर निकला और गाजियाबाद में भी पुलिस को ऐसी ही कहानी सुनाई, जिसमें मोनू ने बताया कि उसका अपहरण 31 साल पहले हुआ था, जिस पर पुलिस ने मोनू के परिवार की तलाश की और मां को बेटे से मिला दिया। गाजियाबाद में अपने घर लौटे राजू और भीम सिंह की असलियत क्या है, क्या वास्तविक है और क्या भ्रम? आखिर इस पूरी पहेली में सच क्या है? उत्तराखंड और यूपी पुलिस अब इन सवालों से निपट रही है। एक ऐसे फ्रॉड व्यक्ति को का पर्दाफाश किया है जो अपना नकली परिवार तैयार करता था। मतलब परिवार तो ओरिजिनल था, लेकिन उसकी कहानियां ऐसी गढ़ी जाती थी कि वो किसी न किसी फैमिली में एडजस्ट हो जाता था। ऐसे ही उस फ्रॉड व्यक्ति का, यानी कि मोनू का शिकार हुई है देहरादून की ये फैमिली से बात कर लेते थे। कैसे मिला था? क्या नाम है आपका? मेरा कपिल देव शर्मा। कपिल देव, आप उसके फादर थे, जो जिस तरीके से कहानी गढ़ी थी, उस कहानी के पात्र में आप उसके फादर आए थे। हाँ, क्या था, क्या कहानी बताई थी उसने, या क्या हुआ था? मतलब कहानी उन्होंने माँ भी यही बताई थी, जहाँ से हम उसने लेके आते कचहरी में से कि
मैं ऐसे ऐसे हूँ, ऐसे राजस्थान में मुझे कारगी चौक से कोई ट्रक में ले गया, लाद के मुंह पे कपड़ा वो सुंगा के क्या है बेहोश करके, और मेरी आँख खुली राजस्थान में जाके, और तब से मैं भेड़ बकरी वहाँ चरा रहा हूँ। और मुझे खाने के लिए वो शाम को सिर्फ एक रोटी दिया करते थे और दिन भर कुछ नहीं देते थे। हाँ जी। तो फिर जब वो आया था, क्योंकि हम भी उस टाइम आपसे मिले थे, उसने जिस तरह की कहानी बताई थी, तो वो कहानी में तो क्या वो बेटा आपका फिट हो रहा था? ऐसे लगता नहीं था कि मेरा बेटा होगा, पर फिर भी मन को समझा गया, फिर मैं अपने साथ में लिया। अच्छा, तो कितने महीने यहाँ पे रहा वो? 5 महीने रहा वो। 5 महीने। हाँ। तो क्या कुछ रहा उसे गतिविधि, क्या कुछ करता था? बस बच्चों से लड़ता था, बच्चों से लड़ाई करता था कि ये यहाँ नहीं रहेंगे, मेरी बाकी जमीन हड़े पड़ी, ये कर रहे वो बोले। नहीं, हमसे कुछ नहीं बताया। अच्छा, आपसे कुछ बात नहीं। तो आप देख सकते हैं ये तमाम यहाँ पे लोग हैं, पड़ोस के लोग हैं, क्योंकि जिस तरीके से उस व्यक्ति राजू ने जिस तरीके से एक कहानी जड़ी, पहले यहाँ मोनू बन के रहा, क्योंकि इनके बेटे का नाम मोनू था, जो 2008 में घर से मिसिंग हो गया था। वही डिट टू डिट इसी प्रकार की कहानी जब वो यहाँ से निकला तो उसने गाजियाबाद में पुलिस को सुनाई। पुलिस ने उसकी फैमिली ढूंढने की कोशिश की, और कोशिशों के बाद जब पूरा ताना वाना पुलिस ने गुना, तो पता चला ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। कैमरा सहयोगी दीपक उपाध्याय के साथ मैं सत्येंद्र बटवा, न्यूज 18 देहरादून। एसएसपी हरिद्वार के निर्देशों पर रुड़की के देहात इलाके में पुलिस ने गन्ना, कोल्हू और बाहरी लोगों को लेकर वेरिफिकेशन अभियान चलाया। आपको बता दें कि शहर में आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस हर रविवार को वेरिफिकेशन अभियान चला रही है, जिसमें मकान मालिकों को अपने किराएदारों और कोल्हू संचालकों को अपने मजदूरों को सत्यापन कराना अनिवार्य है, ताकि आपराधिक घटनाओं को रोका जा सके। और राज्य सरकार के निर्देश के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस में होने वाली जमीनों की रजिस्ट्री पर प्रशासन की नजरें जरूर हैं। नैनीताल डीएम ने निर्देश दिए हैं कि अगर जमीनों का मामला विवादित दिखे तो उस पर जांच करें, लेकिन उत्तराखंड में किसने कितनी जमीन खरीदी है, इसकी जांच कर पाना प्रशासन के लिए आसान नहीं है। तो इसमें सख्ती रखने के निर्देश ही दिए गए हैं सभी एजेंसीज को। साथ में कोई भी ऐसे सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस अगर रजिस्ट्री कार्यालयों में पाए जाते हैं तो उनकी त्वरित सूचना एजेंसीज को दिए जाने के लिए सब रजिस्ट्रार्स को भी हम लोगों ने यहां से डायरेक्ट किया है। चुनावी व्यवस्थाओं से फ्री होने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी का अगला टारगेट अब योजनाओं का खुद निरीक्षण करना है। इसके लिए मुख्यमंत्री जल्द ही जिलेवार रात्रि प्रवास पर जाएंगे, जहां जनता दरबार लगाकर लोगों से 1-to-1 बातचीत भी करेंगे। देखिए हमारी रिपोर्ट। सरकारी योजनाएं धरातल पर कितनी उतरी हैं, इसका निरीक्षण करने अब खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिलों में जाकर पड़ताल करेंगे। मुख्यमंत्री हर जिले में जाकर रात्रि प्रवास करेंगे, जनता दरबार लगाएंगे, ताकि जनता की परेशानियों से सीधे रूबरू हो सकें और विकास योजनाओं का फीडबैक ले सकें। सीएम धामी इस दौरान योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। पूरा एक शेड्यूल बना रहे हैं, जिसमें उस जनपद का जहां हम रात्रि प्रवास में होंगे, वहां की सभी विचार की जो योजनाएं हैं, विकास की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को भी हम करेंगे। लोकार्पण शिलान्यास के कार्यक्रम भी करेंगे, जन समस्याओं के निराकरण के लिए काम करेंगे, और साथ में जनता के दर्शन भी करेंगे और जन समस्याओं को सुनकर उनके निदान के लिए एक शेड्यूल बनाकर उस पर काम करेंगे। माना जा रहा है कि 10 दिसंबर के बाद मुख्यमंत्री का जिलों का कार्यक्रम जारी किया जा सकता है। दौरे के शुरुआती रुद्रप्रयाग जिले में रात्रि प्रवास से हो सकती है। का प्रवास और रात्रि विश्राम शुरू किया जाएगा, जिसमें जनता मिलन के साथ, उनके साथ संवाद कायम करने के साथ साथ अधिकारियों की बैठक और विभागीय कार्यों की समीक्षा के साथ साथ स्थलीय जो कार्य हो रहे हैं विकास के, चाहे सड़क हो या कोई कार्यालय है या कोई जल जीवन मिशन की कोई अलग अलग जो योजनाएं हैं, उनका निरीक्षण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उसमें प्रस्तावित है। चुनाव समेत तमाम व्यस्तताओं से फ्री होने के बाद सीएम धामी एक बार फिर फुल फॉर्म में होंगे। मुख्यमंत्री के इस नए शेड्यूल की सुगबुगाहट से कई अफसरों की अभी से बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि सबसे ज्यादा शिकायत वाली जल जीवन मिशन से जुड़ी योजना है, जो सीएम धामी के टारगेट पर रहने वाली है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रवात की रिपोर्ट।
बद्रीनाथ धाम में कपाट बंद होने के बाद मास्टर प्लान के कार्यों ने रफ्तार पकड़ ली है। इस सीजन में बर्फबारी से पहले अधिकांश कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। चमोली के डीएम ने मास्टर प्लान के अंतर्गत संचालित पुनर्निर्माण कार्यों और आगामी यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को सभी कामों का गुणवत्ता और समय के साथ तेजी से पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। एक अच्छा काम चल रहा है और करीब 90% काम पूरा हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से भी निरंतर समीक्षा होती रहती है और इन्हीं कार्यों को प्राथमिकता भी दी जानी है पूर्ण करने के लिए। भारत से कैलाश पर्वत के दर्शन आसानी से हो रहे हैं। ऐसे में देश भर के सैलानी पिथौरागढ़ में मौजूद ओल्ड लिपुलेख भी पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां का सफर अभी भी आसान नहीं है। देखिए हमारी रिपोर्ट। चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड में 2020 से ही गाड़ियां चल रही हैं। सामरिक और पर्यटन के लिहाज से ये अहम रोड ड्रैगन की चौखट पर भारत की दस्तक है। बीआरओ ने 12 साल की कड़ी मेहनत के बाद रोड को लिपुलेख तक पहुंचाया है, लेकिन 4 साल गुजरने पर भी इस रोड में सफर तय करना खतरे से खाली नहीं है। हालात ये है कि गुंजी से आगे लिपुलेख तक बॉर्डर की रोड पत्थर और कंकड़ों से पटी है, जिस पर सफर करने के लिए स्थानीय लोग और पर्यटक मजबूर हैं। लोग के लिए एक बहुत ही आस्था का एक केंद्र बना हुआ है। वहाँ से कैलाश पर्वत के दर्शन साफ हो रहे हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचना बहुत ही कठिन है और ऐसे रास्ते हैं, ऐसे उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, जान का जोखिम अलग है। तो ऐसे कम से कम यहाँ पे से कैलाश दर्शन हो रहे हैं, तो ऐसा यहाँ पे इस रोड की स्थिति को सुधारना चाहिए। 50 किलोमीटर की ये रोड देश की सुरक्षा के लिए खासी अहम है। काला पानी के साथ ही नाभी ढांग में मौजूद भारतीय सुरक्षा बल भी इसी रोड से सफर तय करते हैं। यही नहीं, ओल्ड लिपुलेख से कैलाश पर्वत के दर्शन के लिए भी यही इकलौता रास्ता है। कैलाश पर्वत के साथ ही ओम पर्वत के दर्शनों की चाह रखने वाले भी यहीं से गुजरते हैं। बावजूद इसके रोड की बदहाली दूर होने का नाम नहीं ले रही है। कच्ची रोड पर जहां मिनटों के सफर घंटों में तय हो रहे हैं, वहीं यात्रियों की सुरक्षा भी यहां हर पल खतरे में है। हमारा तवा घाट से लेकर के हमारा काला पानी तक और हमारा इधर गुंजी तक जो रोड का टेंडर है, वो टेंडर लगा हुआ है और किसी कारण से वो कोर्ट में है। अब 1-2 डेट के बाद वो क्लियर हो जाएगा और इस रोड में भी हमारा डामरीकरण का काम और चौड़ाकरण का काम बहुत जल्दी चालू होगा। चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली इस रोड का जो हाल गुंजी से लिपुलेख तक है, कुछ ऐसा हाल गर्बयांग से गुंजी तक का भी है। रोड का ये हाल तब है जब इसी रोड से आदि कैलाश यात्री गुजरते हैं। ऐसे में अब हजारों सैलानियों के साथ ही सुरक्षा बलों की निगाहें उस दिन पर टिकी हैं, जब इस रोड पर सफर सुरक्षित होने के साथ ही आसान भी होगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। चमोली के कई इलाकों में भालू के आतंक है। ताजा मामला जोशीमठ थाने का है, जहां रविवार सुबह 4:30 बजे थाने में भालू घुस गया और कुत्ते पर हमला कर दिया। वहीं इलाके में भालू घूमता भी दिखाई पड़ा, जिसकी तस्वीरें भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। पुलिस वालों का कहना है कि वन विभाग को इसके बारे में जानकारी दे दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सांप के काटने को भी नोटिफाइड बीमारी की श्रेणी में रखने को कहा है, यानी अब अस्पतालों को सर्पदंश के मरीजों का रिकॉर्ड रखना होगा। उत्तराखंड भी उन राज्यों में से एक है जहां सर्पदंश से सबसे अधिक मौतें होती हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में आमतौर पर जंगली जानवरों के हमले से लोग परेशान रहते हैं। इसके लिए सबसे अधिक बदनाम है गुलदार, बाघ और भालू, लेकिन इनसे भी अधिक मौतें सांप के काटने से होती हैं। पिछले 5 सालों में गुलदार के हमलों में 103 लोगों की मौत हुई, जबकि सांप के काटने से 125 लोगों की मौत हुई। वहीं देश भर में सांप के काटने से करीब 60,000 लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन ये मामले रिकॉर्ड में नहीं आते हैं। इसकी गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक कार्य योजना बनाकर अब सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं कि वो सांप के काटने को नोटिफाइड बीमारी घोषित करें, ताकि इस पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सके। जनरली 2 तरीके के सांप पाए जाते हैं, एक वेनेमस और एक नॉन वेनेमस।
तो जो वेनेमस स्नेक होते हैं उन पे अचानक से पैर पड़ने से जो है उसमें सांपों में मृत्यु होती है, क्योंकि सांप की ये टेंडेंसी होती है कि यदि उसको लगता है कि मैं इसको नहीं खा पाऊंगा तो वो उसको बाइट नहीं करता। हालांकि उत्तराखंड, यूपी, केरल जैसे राज्यों में सांप के काटने को पहले ही नोटिफाइड किया जा चुका है। उत्तराखंड सरकार सांप के काटने पर मृत्यु होने पर 6 लाख का मुआवजा भी देती है। जानकार कहते हैं कि मात्र 10% सांप ही जहरीले होते हैं, लेकिन जागरूकता की कमी के कारण मौतों का आंकड़ा बढ़ जाता है। बिना जहर के सांप के काटने से भी सिर्फ डर के कारण मौतें हो जाती है। देखिए, आमतौर से भारत में 350 से ज्यादा प्रजातियों की सांप पाए जाते हैं, बट उनमें से 20 से अधिक कुछ जहरीले होते हैं। मतलब आप 10% भी मान लो कि जहरीले होते हैं सांप। उनमें से 4 हैं जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं आमतौर पे, कोबरा, करैत, रसेल वाइपर और सॉस-स्केल्ड वाइपर। लेकिन क्या है कि आदमी सभी सांप से डरते हैं। वन विभाग ने अपने 12 डिवीजन की 55 चौकियों में एंटी वेनम इंजेक्शन को स्टोर किया हुआ है, जिसे 4 सबसे ज्यादा जहरीले सांपों कोबरा, कॉमन क्रेप, रसेल वाइपर और सॉस-स्केल्ड वाइपर के जहर को मिलाकर बनाया गया है। यानी कि यदि आपको किसी जहरीले सांप ने काटा है तो आप नजदीकी फॉरेस्ट चौकी से एंटी वेनम इंजेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। और आइए अब देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। पहाड़ टॉप 10। कर्णप्रयाग के कई इलाकों में भूधसाव की समस्या को लेकर लोगों ने प्रशासन के साथ बैठक की। प्रशासन ने जल्द ट्रीटमेंट की बात कही है। हरिद्वार के कई इलाकों में चल रहे अवैध खनन पर मातृ सदन ने आवाज उठाई है। स्वामी शिवानंद ने कहा कि जल्द एक्शन नहीं हुआ तो वे अनशन करेंगे। विकासनगर में कांग्रेस नेता नवप्रभात ने कहा कि राज्य में 5 साल का पंचायती राज पूरा हो चुका है और राज्य ने संविधान के खिलाफ जाकर प्रशासकों की नियुक्ति की है। फिल्म निर्माता निर्देशक प्रकाश झा ने देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और उत्तराखंड में फिल्म निर्माण की संभावनाओं को लेकर चर्चा की। रुड़की में गन्ना किसानों ने बैठक कर कहा कि गन्ने की पिराई सत्र शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक किसानों के गन्ने का मूल्य निर्धारित नहीं किया गया। श्रीनगर में नगर निगम ने 40 वार्ड से एकत्रित करीब 300 टन कूड़े से तैयार किया 11 टन जैविक खाद काश्तकारों को फ्री में बांट रहा नगर निगम। विकासनगर में जौनसार बावर के जनजातीय इलाकों में आज से शुरू हुई बूढ़ी दिवाली। 5 दिन चलने वाली बूढ़ी दिवाली को लेकर इलाके के लोगों में उत्साह। चंपावत के बनबसा में अग्निवीर की भर्ती शुरू हो गई है। पहले दिन पिथौरागढ़ के युवाओं ने भर्ती में हिस्सेदारी की। भर्ती 6 दिसंबर तक चलेगी। विश्व एड्स दिवस पर अल्मोड़ा के नर्सिंग कॉलेज में जागरूकता रैली निकाली गई। साथ ही लोगों को एड्स जैसी बीमारी के प्रति जागरूक किया गया। जोशीमठ के देवाल में एसबीआई ने वाण गांव के प्राथमिक स्कूल में निःशुल्क फर्नीचर और अन्य सामग्री वितरित की और कहा कि स्कूलों में बुनियादी सुधार करना उसका लक्ष्य है। भारत और नेपाल के बीच महाकाली नदी पर प्रस्तावित पंचेश्वर बांध को लेकर 7 सालों से संशय बना है, लेकिन अब इसके लिए दिल्ली में एक अहम मीटिंग होने जा रही है, जिसके बाद तय होगा कि पंचेश्वर बांध का भविष्य क्या है। देखिए रिपोर्ट। भारत नेपाल के रिश्तों में आई खटास के चलते पंचेश्वर बांध परियोजना पर विराम लगा है। वो भी तब जब बांध को लेकर जन सुनवाइयां 7 साल पहले ही हो चुकी हैं। लेकिन अब लगता है कि हालात कुछ बदलने वाले हैं। आने वाले दिनों में पंचेश्वर बांध को लेकर भारत और नेपाल में फिर बातचीत शुरू होनी है। दिल्ली में होने वाली मीटिंग में दोनों मुल्कों के अधिकारी हिस्सा लेंगे। इस मीटिंग के बाद ही ये तय होगा कि पंचेश्वर बांध बनेगा या फिर नहीं। माना जा रहा है कि अगले साल से इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो सकता है। दोनों मुल्कों की पंचेश्वर बांध पर बराबर हिस्सेदारी होगी। ऐसे में 5400 मेगावाट के इस प्रोजेक्ट की दरकार भी दोनों को है। इस परियोजना से जहां अल्मोड़ा, चंपावत और पिथौरागढ़ जिले के 134 गांव विस्थापित होने हैं, वहीं नेपाल देश के सिर्फ 20 गांव को ही विस्थापन झेलना पड़ेगा।
देखिए, ये परियोजना भारत सरकार और नेपाल सरकार के मध्य है और इसमें करीब 5000 मेगावाट की परियोजना बनाने की संभावना है। अभी कुछ नेपाल सरकार का निर्णय कुछ उसमें और होने हैं, तो इसके बारे में भारत सरकार और नेपाल सरकार के मध्य जो उन्होंने MOU किया है और जो उन्होंने एक कंपनी बनाई है, वो कंपनी द्वारा काम किया जा रहा है। पंचेश्वर बांध बनाने की कवायद आजादी के बाद से ही शुरू हो गई थी, लेकिन कोई न कोई वजह इसकी राह में रोड़ा अटकाती रही है। 2017 में पहली बार इस प्रोजेक्ट को लेकर दोनों मुल्कों ने तेजी से काम किया, लेकिन नेपाल के बदले राजनीतिक हालात ने मामले को फिर वहीं पहुंचा दिया जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। ऐसे में लंबे समय के बाद एक बार फिर दोनों मुल्क पंचेश्वर बांध निर्माण पर एक मंच पर आने वाले हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि दोनों मुल्कों की एक राय बनती है या फिर मामला फिर ठंडे बस्ते में जाएगा। पंचेश्वर परियोजना को वन और जल मंत्रालय पहले ही हरी झंडी दिखा चुके हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती के साथ देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया। इस दौरान खेल मंत्री रेखा आर्य के साथ तमाम अधिकारी मौजूद रहे। राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ में सभी जिलों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। सीएम धामी ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कई घोषणाएं भी की। खेल महाकुंभ हमारे प्रदेश के ग्राम स्तर से लेकर राज्य स्तर तक के सभी जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो हमारे प्रतिभावान युवा हैं, उन सबको आगे आने का अवसर प्रदान करता है और इसके माध्यम से उनको खेलों के क्षेत्र में खेलने के लिए एक स्थान मिलता है और नीचे से लेकर ऊपर तक सिलेक्शन होता है। आने वाले समय में इसी खेल महाकुंभ से निकलकर हमारे ये खिलाड़ी विभिन्न प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने रविवार को देहरादून में बलभद्र खलंगा विकास समिति द्वारा आयोजित 50वां खलंगा मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने खलंगा मेला आयोजित समिति को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। सीएम धामी ने 50वां खलंगा मेला स्मारिका का विमोचन किया। सीएम ने कहा कि पूर्वजों की वीरता और अदम्य साहस को याद रखने का एक खलंगा मेला है। खलंगा की वीर भूमि में साल 1814 के एंग्लो गोरखा युद्ध में सेनानायक कुंवर बलभद्र थापा और उनके वीर सैनिकों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। जागेश्वर धाम में वैसे तो सावन के महीने और गर्मियों में ही श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी के जागेश्वर धाम में दर्शन के बाद पूरे साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अल्मोड़ा से 36 किलोमीटर दूर पिथौरागढ़ हाईवे पर जागेश्वर धाम है, जहां सावन माह में भगवान शंकर को जलाभिषेक करने और शिवरात्रि की पूजा करने के लिए अधिक संख्या में श्रद्धालु आते हैं। लेकिन 2023 के अक्टूबर में पीएम मोदी ने जागेश्वर धाम के दर्शन किए, जिसके बाद से साल भर श्रद्धालुओं का धाम में तांता लगा रहता है। ये 2023 के बाद जब पीएम साहब का यहाँ पर ट्रिप हुआ है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के पश्चात यहाँ पर यात्री संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। जैसे कि सावन के पश्चात ऑफ टाइम में यहाँ पर बिल्कुल सुनसानी रहती थी, ज़्यादातर व्यापारी अपने घर के काम देखते थे, लेकिन अभी ये पिछले 1-1.5 वर्ष से यहाँ पर काफ़ी भीड़ हो रही है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जागेश्वर धाम में संतान प्राप्ति के लिए जप और तप किया जाता है। साथ ही सच्चे मन से जो भी श्रद्धालु मनोकामना करता है तो उसके सभी दुखों का निवारण हो जाता है। यहाँ साल भर श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या से व्यापारी खुश हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के जागेश्वर आने के बाद यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हो गई है। पहले ऑक्सीजन में यहाँ पर लगभग सन्नाटा जैसा रहता था, अधिकतर कई दुकानें बंद रहती थी, लेकिन पिछले साल से यहाँ पर इतना रस बढ़ा है, इतना श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सारी दुकानें पैक चल रही हैं, होटल पैक चल रहे हैं। पहाड़ में रोजगार का मुख्य साधन पर्यटन पर ही निर्भर है। राज्य सरकार भी मास्टर प्लान के तहत मानस खंड को विकसित कर रही है, जिससे पर्यटकों की संख्या बढ़ सके और केदार खंड की तर्ज पर मानस खंड का विकास हो सके। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। आज विश्व एड्स दिवस है। रुड़की के सिविल अस्पताल में इस समय 1485 HIV संक्रमित मरीज रजिस्टर हैं, जबकि 45 मरीजों की मौत भी हो गई है। पिछले एक साल में
HIV संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि 1400 मरीजों का इलाज अस्पताल में चल रहा है, लेकिन कुछ मरीज दवाई लेने के बाद से गायब हो गए हैं। उनकी भी तलाश की जा रही है। साथ ही लोगों को एड्स के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।